हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग डिस्कशन अपनी स्टार्ट करते हैं। सीवेज वाटर को कैसे ट्रीट करा जा सकता है और ट्रीटमेंट उसका इस प्रकार से कि हम उसको घर में यूज़ कर सके, अपने उस पानी को, उस गटर के पानी को साफ और स्वच्छ बनाकर घर के कामों के लिए। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है। जो सब्सटेंसेस होते हैं ना, जो रिमूव करे जाते हैं ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट के प्रोसेस में, उसमें क्या क्या शामिल होते हैं। उसके अंदर कुछ सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं। अच्छा, एक बात इम्पॉर्टेंट वो ये है कि ये वाला जो टॉपिक है ना, आप इसको, जब मैंने प्रीवियस चैप्टर कवर करवाया था वाटर पोल्यूशन का, और ये दूसरा चैप्टर है, तब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि दिल्ली एनसीआर के जो लोग हैं जो पानी पीते हैं, यहाँ पर कोई रिवर का कोई सोर्स तो है नहीं। यमुना की हालत आप जानते ही हो। तो एक प्रकार से वो गटर का पानी जो है उसको ट्रीट करके पीते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है, आप दिल्ली एनसीआर का पानी किस प्रकार से साफ और स्वच्छ बनता है। इनफैक्ट ये वाली प्रक्रिया अब यूपी में भी जो है वो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में शामिल हो चुकी है, क्योंकि गंगा का पानी जो अभी तक यूपी की मेजर डिस्ट्रिक्ट जो कंज्यूम डिस्ट्रिक्ट्स के लोग जो कंज्यूम करते थे, अब वो एकदम से साफ या स्वच्छ नहीं है डायरेक्टली कंज्यूम करने के लिए, पीने के लिए। यस, दोनों नदियाँ पवित्र हैं, यमुना भी और गंगा भी बहुत पूजनीय नदी हैं, लेकिन अब उनका पानी अगर इंसान अगर पिएगा तो वो उन्हीं के अंदर समा जाएगा। ठीक है, वहीं पर उसको बहाना पड़ेगा कुछ साल के बाद। तो सब्सटेंसेस जो हैं जो रिमूव करे जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट, इट इंक्लूड्स सस्पेंडेड सॉलिड्स। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया, एल्गे, वायरसेस, फंगाई और कुछ मिनरल्स जैसे आयरन एंड मैग्नीज। ये जब जब वाटर ट्रीट हो रहा होता है उस टाइम पर, जब हम कहते हैं, अगर आपसे कभी कोई पूछे कि वाटर ट्रीटमेंट के प्रोसेस में हम लोग वाटर को ट्रीट कैसे करते हैं, आप बस ये वाली जो लिस्ट है जो येलो कलर से मैंने मार्क कर रखी है, इतने सारे जो मैंने आपको पॉइंट्स दिए, आप लिखो उसके अंदर कि इन सारी चीज़ों को अगर पानी से अलग कर दिया जाए, जो कि पानी में अगर शामिल मतलब शामिल हो रखी है, उसके अंदर इन्वॉल्व पाई गई है, इसको अगर निकाल दिया जाए सस्पेंडेड सॉलिड्स को, नंबर 1, नंबर 2 बैक्टीरिया, नंबर 3 एल्गे, नंबर 4 कुछ वायरसेस, नंबर 5 फंगाई, नंबर 6 कुछ मिनरल्स लाइक आयरन एंड मैंगनीज, तब आप कह सकते हो कि हाँ, अब वो पानी जो है वो बड़े सारे जो कामों के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं इन रिमूविंग द कंटेमिनेंट्स, इट इंक्लूड फिजिकल प्रोसेसेस सच एज सेटलिंग एंड फिल्ट्रेशन, कुछ केमिकल प्रोसेसेस भी लाइक डिसइंफेक्शन एंड कोगुलेशन, एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस सच एज स्लोस एंड फिल्ट्रेशन। डोंट वरी, एक एक करके हम सारी चीज़ों का मतलब जानते हैं। ठीक है, कि कैसे वाटर को ट्रीट करा जाएगा। सबसे पहले बात हम लोग करते हैं कोगुलेशन की या फ्लोकुलेशन की। ये नंबर 1 आपका ट्रीटमेंट जो है वो प्रोसीजर है। देखो, एल्यूमिनियम सल्फेट जो होता है, एलम, एलम क्या होता है, कहाँ यूज होता है एलम? केमिस्ट्री में सुना है आप लोगों ने कि एलम, देखा हूं इसका थोपड़ा एलम कैसा दिखता है। ये एलम, हिंदी में एलम को क्या कहते हैं हम लोग? फिटकरी। किस पर्पस के लिए यूज करा जाता है ये? शेविंग पर्पस के लिए। ठीक है, जनरली शेविंग पर्पस के लिए आपको बार्बर की शॉप पे मिलता है, और अगर शेविंग करते वक्त जैसे कट वगैरह आ जाए, ठीक है, तो उस पर अप्लाई कर दिया जाता है। इसका ऑल्टरनेटिव जो आजकल जो लोग यूज़ करते हैं, पहले के ज़माने में सिर्फ फिटकरी ही लगाई जाती थी चेहरे पर शेव करने के बाद, अब जो लोग यूज़ करते हैं वो आफ्टर शेव यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मतलब मैं आपको एलम बता रहा था कि होता क्या है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट, जिसको शॉर्ट में हम लोग एलम कहते हैं, ये सबसे कॉमन कोगुलेंट होता है विच इज़ यूज फॉर वाटर प्योरिफिकेशन। ठीक है, दूसरे जो केमिकल्स होते हैं सच एस फेरिक सल्फेट या फिर सोडियम एल्यूमिनेट, ये भी यूज करे जा सकते हैं। कोगुलेशन के प्रोसेस में होता क्या है,
जो लिक्विड एल्यूमिनियम सल्फेट है, जो लिक्विड एलम है, वो अनट्रीटेड वाटर में ऐड करा जाता है। कुल मिलाकर आप ऐसा मान लो, ये पानी अस्वच्छ है, इसके अंदर लिक्विड एलम जो है वो मिक्स करा जा रहा है। ठीक है, लिक्विड एल्यूमिनियम सल्फेट एलम जो है, इट इज एडेड टू अनट्रीटेड वाटर। अभी उस वाटर को ट्रीट करना है हमें, वो अभी गंदा पानी है। इसकी वजह से होता क्या है, दिस कॉजेज द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ द डर्ट इन द वाटर टू स्टिक टुगेदर और कोगुलेट। हमें बेसिकली उसको करना क्या है, एक जगह पर चिपकाना है, वो साथ में आके अपना एक गट्ठा बना लें। जैसे मतलब मान लो, यहां पर डायग्राम पे ही देख लो आप, यहां पर है, ये एक चेंबर है, यहाँ पर जो पानी है अनट्रीटेड वाटर है, इसमें जो लिक्विड एलम है वो मिलाया गया, और ये सारे पार्टिकल्स एक जगह आकर चिपक जाएं, एक अपना गट्ठा बना लें। ठीक है, चिपक जाए पूरी की पूरी तरीके से। तो जब वो एक गट्ठा बना लेंगे पूरा का पूरा, लाइक हम यहां पर इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ये अनट्रीटेड वाटर है, तो हम इसको थोड़ा सा ऐसा दिखाते हैं कि थोड़ा सा गंदा पानी है। मान लो चलो नॉर्मल पानी भरा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, अब ये कुछ डॉट एलिमेंट्स हैं। जैसे ही हमने इसके अंदर लिक्विड एल्यूमिनियम सल्फेट, जो लिक्विड एलम है, जैसे ही हमने इसके अंदर पुट करा, इसके अंदर पोर करा, इस पानी के अंदर जो अनट्रीटेड वाटर है, ये होगा क्या, ये अभी तक जो वेस्ट पार्टिकल्स हैं, वेस्ट पार्टिकल्स इन द सेंस मतलब मान लो कि कुछ उसके अंदर पानी के अंदर मिल भी रखा है, जो उस पानी को डर्टी बना रहे हैं, या कोई सैंड के पार्टिकल्स हैं जो अभी तक वो तितर बितर होकर पड़े हुए हैं ना, इसकी वजह से होगा क्या, ये सारे के सारे एक साथ एकजुट हो जाएंगे, सारे के सारे ये एकजुट हो जाएंगे, एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे। अब बाकी जो पानी है पूरा का पूरा, वो पानी पूरा साफ है। बस इसके अंदर बस इसके अंदर जो ये दिक्कत थी, वो इन्हीं पार्टिकल्स की थी, जो कि इस पानी को डर्टी बना रहे थे। बाकी इस ओवरऑल इस पानी में कोई भी दिक्कत नहीं है, बाकी ये पूरा पानी ठीक था। बस ये जो तितर बितर होकर जो पार्टिकल्स पड़े हुए थे, यही पानी को जो है वो डर्टी बना रहे थे। जैसे ही हम इसको रिमूव करते हैं यहाँ से, जैसे ही हम इसको रिमूव करते हैं यहाँ से, हमने ये जो है इसका जो डर्ट का जो पूरा का पूरा जो गट्ठा है, इसको यहाँ से निकाला, बाहर निकाला, और अब ये जो पानी है, ये पानी पूरी तरीके से काइंड ऑफ ये स्वच्छ हो चुका है, पूरी तरीके से ये साफ हो चुका है। तो कोगुलेशन में हमें करना क्या है, डर्ट का एक कोशिश करनी है कि डर्ट का गट्ठा एक जगह पर एकत्रित हो जाए, इकट्ठा हो जाए, मर्ज हो जाए, वो मर्ज नहीं हो जाए मतलब एक जगह पर वो मिल जाए और वो बाहर निकल जाए एक तरीके से। जैसे आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, ये वाला एग्जांपल मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में भी बताया था, वाटर पोल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर। एमपी में, मध्य प्रदेश में जिन जिन जगहों से चंबल नदी निकलती है और जिन घरों में वहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर आता है चंबल नदी के पास वाले इलाकों में, तो जनरली वहाँ का पानी खारा रहता है या बाहरी पानी होता है। बहुत बार अक्सर ऐसा होता है कि जब मोटर चलती है, घर की मोटर, पानी की मोटर जब चलती है और पानी सुबह या शाम को जब भी भरा जाता है, तो रेत रेत सी आती है पानी के अंदर। वो एकदम से तो पता नहीं लगती है, लेकिन पानी को अगर 1-1.5 घंटे, 45 मिनट, आधा घंटा छोड़ दिया जाए, तो सफ़ेद कंटेनर में, पानी के कलसे में वो नीचे सेटल डाउन होती हुई दिख जाती है। लेकिन जो पानी है, अगर उसमें कुछ रेतीले पदार्थ थे, 1-1.5 घंटे पानी को अनटच करने के बाद वो सेटल डाउन हो गए हैं, तो वो रेत ऐसा तो नहीं है कि पूरे के पूरे पानी को खारा बना देगी,
चलो खारा तो वो पानी होता है एमपी का, जहाँ जहाँ पर चंबल की नदी जो है वो बहती है और अंडरग्राउंड वाटर आता है। लेकिन मान लो जिन लोगों को बचपन से वो आदत है पानी पीने की, तो उनको वो खारापन नहीं लग रहा है। लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं है ना कि जो मिट्टी है वो उनके, जब वो पानी पी रहे हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कुछ कंकड़ कंकड़ से रेत रेत सी उनके दांतों के बीच में चिपक रही है। ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि वो सेटल डाउन हो गई है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर कुछ चीज़ के, किसी भी चीज़ के अगर आप दाने एक ग्लास में लाकर, चाहे वो स्टील का ग्लास हो चाहे वो कांच का ग्लास हो, इसमें जिसमें आपने पानी भर रखा है, अगर आप वो लाके डाल दो और वो सेटल डाउन हो जाए, तो ऊपर का पानी तो फिर भी पीने लायक रहता है ना। ऊपर का पानी तो फिर भी पीने लायक रहता है। और आप उस पानी को, ऊपर वाले पानी को छान लो, तो नीचे जितना भी जो डर्ट है या कोई भी चीज़, जो पार्टिकल्स हैं जो नीचे सेटल डाउन हो रखे हैं, आप उसको हटा दो, तो वो पानी आपके लिए पीने के लिए हो जाता है। ठीक है। यानी कि आपको एकदम से, जब वो चीज़ घुल नहीं रखी होती है किसी भी चीज़ में, पानी में, मतलब जब वो चीज़ें घुल नहीं रखी होती हैं और वो सेटल डाउन हो जाती है, तो ऊपर का पानी की हमेशा जो लेयर होती है वो पीने के लिए सही रहता है। अब यहाँ पर क्या है, ये पूरा पानी अनट्रीटेड पानी है। अनट्रीटेड पानी ना ऐसा होता है कि देखो ये काम कैसे करता है, मैं आपको केमिस्ट्री की भाषा में समझाता हूँ। ध्यान से अगर आप इसको जूम करके माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट से देखोगे ना, तो आपको यहां पर मिलेंगे कुछ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स इस पानी के अंदर। मैं इसकी इसकी बात बता रहा हूं। लेकिन वो पानी गंदा क्यों लग रहा है, वो पानी डर्टी क्यों लग रहा है, वो पानी ब्राउन ब्राउन सा काला काला क्यों लग रहा है? क्योंकि जितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है ना, उससे कहीं ज्यादा ये जो डर्ट एलिमेंट्स हैं, डर्ट मॉलिक्यूल्स हैं, ये इसके अंदर समा रखे हैं। हमें कैसे ना कैसे कर कर इनको एक साथ, इसका गट्ठा बनाकर अलग करना है, ताकि ये यहाँ पर आके एक तरीके से ऐसे इस पानी से अलग हो जाए। जैसे ये डर्ट अलग होगी, तो डर्ट को जैसे ही हमने अलग करा, ऑब्वियस सी बात है हमारे पास फिर बच क्या जाएगा, ये दो चीजें बच जाएंगी हमारे पास, ये अलग और ये चीज अलग, ये चीज अलग और ये चीज अलग। उसके बाद अभी जो पानी है ये पीने लायक जो है, ये स्वच्छ, ये जो है पीने लायक एकदम, ये साफ पानी है, एकदम स्वच्छ पानी है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ गए कोगुलेशन कैसे वर्क करता है, ये जिसको फ्लोकुलेशन भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर? तो होता क्या है, नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ डर्ट पार्टिकल्स स्टिक टुगेदर टू फॉर्म लार्ज पार्टिकल्स, जिसको हम लोग कहते हैं फ्लॉक्स। अब क्योंकि हमें पानी को अलग करना है और इन फ्लॉक्स को अलग करना है, जस्ट लाइक दिस, ये है हमारे लिए पीने वाला पानी, और जब तक ये इसके अंदर मिक्स था, हमें इसी को हटाना है। तो जब हमने ये डर्ट का गट्ठा बनाकर, चाहे आप इसको यहां से देख लो चाहे आप इसको यहां से देख लो, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं फ्लॉक्स। ठीक है, तो फ्लॉक्स आर इजियर टू रिमूव बाय सेटलिंग और फिल्ट्रेशन। जैसा कि मैंने अभी आपको जो मध्य प्रदेश के पानी की बात, नॉर्मल घरों की बात, मोटर चलाकर या फिर कंटेनर में, वाइट कंटेनर में नीचे जो रेत सेटल डाउन हो रही है, अगर आप उसको देखोगे तो वो एक प्रकार से फ्लॉक होती है। ठीक है, वो एक प्रकार से फ्लॉक होती है। मैं इसको दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। सैंड सेटल्ड इन वाटर कंटेनर, ये तो कुछ ज़्यादा ही है, मुझे कुछ लाइट सा वो दिखाना है आपको, इसको आप मान लो। पानी वाला अपना कंटेनर मान लो, और नीचे जो है वो रेत इसके जो है वो सेटल डाउन हो रखी है। अगर आप उसको सेटल डाउन होने के लिए छोड़ दो और सिर्फ ऊपर ऊपर से अगर आप पानी पीने का जो ट्राई करो, तो ये पानी ऊपर से साफ है, नीचे इसकी रेत सेटल डाउन हो गई। लेकिन यही अगर आप इसको पकड़ के, ट्यूब को पकड़ के शेक कर दो, तो ये पानी कुछ ऐसा अपीयर होगा आपको, ये डर्टी वाटर जो बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है, ये रेतीला रेतीला पानी। लेकिन अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, तो ये रेत यहाँ पर सेटल डाउन हो जाएगी। डेफिनेटली इतनी सारी रेत है यहाँ पर, और निकाला भी गया है ये ऐसे सोर्स से, तो ये सॉल्टी तो होगा, लेकिन ऊपर का पानी ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करके ये ड्रिंकेबल पर्पस के लिए या फिर कंजम्पशन पर्पस यूज़ करने के लिए, डोमेस्टिक यूज़ वगैरह के लिए काम आ सकता है, इस प्रकार का पानी। ठीक है,
और तो हाँ, मैं मेन चीज़ जो बता रहा था आपको वो भूल गया, ये है फ्लॉक, ये है फ्लॉक, ठीक है। कोगुलेशन या फ्लोकुलेशन का प्रोसेस समझ में आया, हाँ या ना? फिर हम दोस्तों बात करते हैं सेकंड प्रोसीजर की, ठीक है, सेकंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के मेथड की, और वो है सेडिमेंटेशन। तो जैसे राइटर आपको यहाँ पर कह रहा है, एज द वाटर एंड द फ्लॉक पार्टिकल्स प्रोग्रेस थ्रू द ट्रीटमेंट प्रोसेस, जैसे ये जो पानी है और जो फ्लॉक के पार्टिकल्स हैं, ये जैसे ट्रीटमेंट प्रोसेस से होकर गुजरते हैं, दे मूव इनटू सेडिमेंटेशन बेसिन्स, जहाँ पर जो वाटर है वो स्लोली मूव करता है। इसकी वजह से होता क्या है, जो हैवी फ्लॉक पार्टिकल्स होते हैं, हैवी डर्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं, वो बॉटम में जाकर सेटल हो जाते हैं। तो फ्लॉक जो है विच कलेक्ट्स ऑन द बॉटम ऑफ द बेसिन, उसको हम लोग कहते हैं स्लज, एंड इट इज पाइप्ड टू ड्राइंग लगून्स, ठीक है, वहां से उसको अलग कर दिया जाता है। और जो ऑलरेडी लगून्स वगैरह या छोटे से लगून्स, तो चलो ठीक है, ये तो बहुत भारी भरकम बात कर रहा है। कोई भी ऐसी जगह जहां पर जो है वो पानी का स्रोत जो है वो सूखता चला जा रहा है, वहां पर उसको भेज दिया जाता है। अगर हम लोग डायरेक्ट फिल्ट्रेशन मेथड का यूज कर रहे हैं तो सेडिमेंटेशन स्टेप उसके अंदर इंक्लूड नहीं होता, एंड फ्लॉक इज रिमूव बाय फिल्ट्रेशन हो रही है। डायरेक्ट फिल्ट्रेशन मतलब कैसे, मान लो कोई बहुत बड़ा सा कंटेनर है, अगर आराम से जो रेत वगैरह या जो डर्ट है, जो फ्लॉक है, वो सेटल हो ही गया है, ज़्यादा कुछ मत करो, इतना सा जो इतना इतने हिस्से का जो पानी है, जैसे क्लियर वाटर यहाँ पर कहाँ तक आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, मान लो मोटा मोटी हम पकड़ लेते 300 ml तक, ठीक है। ऊपर से लाते लाते जो 300 ml की लाइन है, इतना इतना पानी जो है, काइंड ऑफ मान लो कि बहुत बड़ा कंटेनर है, हमारे घर जितना बड़ा कंटेनर है ये, उससे इतना पानी वो अलग कर लो, ठीक है। और इस पानी को जो है वो आराम से फिर ट्रीट करके यूज करा जाता है, मतलब ये ट्रीटमेंट का प्रोसीजर ही है, इसको फिर यूज करा जा सकता है, ठीक है। अगला है इसी से मिलता जुलता प्रोसेस, जिसके बारे में वो 2 बार बात ऑलरेडी कर चुका है, फिल्ट्रेशन, ठीक है। सारे स्टेप सिमिलर ही हैं। तो वाटर जो है इट फ्लोज थ्रू अ फिल्टर डिजाइन टू रिमूव पार्टिकल्स इन द वाटर। फिल्टर जो है दे आर मेड ऑफ लेयर्स ऑफ सैंड एंड ग्रेवल, एंड इन सम केसेस क्रश्ड एंथ्रासाइट कोल। अब ये चीज़ मैं आपको बताऊं, मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर के अंदर एक बात बताई थी, एक कंटेनर के बारे में मैंने जिक्र करा था, हमारी दादी दादा नाना नानी के ज़माने में, याद है कि बीच में एक चारकोल का टुकड़ा लगा रहता था उसके अंदर, और वो टपक टपक कर पानी रिस रिस कर एक कंटेनर में रात भर के लिए इकट्ठा हो जाता था, और वो पानी काफ़ी ज़्यादा प्योर होता था, बताया था मैंने, याद है आप सबको वो वाली चीज़, है ना, है ना, जिस तरीके से पानी का कंटेनर उल्टा लगाया जाता है आज भी, जैसे जो पानी की जो वो आती हैं, एक कैने आती हैं जिसको आप लगाते हो अपने घरों में, कोई कोई लोग आप में से यूज़ करते हो गया पानी, लेकिन पहले के ज़माने में एक बीच में चारकोल का टुकड़ा जो रखा जाता था, उससे पानी रिस रिस कर बूंद बूंद करके टपक कर वो हो जाता था। तो ये फिल्ट्रेशन ये है, उसी का एक प्रकार है, ठीक है, मतलब वो भी एक फिल्ट्रेशन का ही प्रकार है। तो फिल्ट्रेशन जो है इट कलेक्ट्स द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज इन वाटर एंड इनहेंसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ डिसइंफेक्शन। इसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं जो अलग अलग कर दिए जाते हैं, काइंड ऑफ ये एक प्रकार से ना छलनी का काम करता है, छानने का काम करता है, ठीक है। और ये डिसइंफेक्शन की तरह भी यूज़ होता है, पानी को डिसइंफेक्ट करता है। कैसे, अगर स्पेशली अगर आप उसके अंदर वो कोल लगाते हो। मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद हो, मैंने मैन वर्सेस वाइल्ड में बियर ग्रिल्स का एग्जांपल दिया था कि कैसे वो सॉक्स में वो जो है वो पानी भरकर और कुछ चारकोल के टुकड़े को डालकर वो कैसे एक बहुत गंदे तालाब का जो पानी है उसको ड्रिंकेबल पर्पस के लिए जो है बनाकर दिखाता है, कन्वर्ट करता है ना। फिर है उसके बाद आपका जो एग्जांपल है यहाँ पर वो है डिसइंफेक्शन का, ठीक है, जो ये बात यहाँ पर कर रहा था डिसइंफेक्शन की। तो वाटर जो है इट इज डिसइंफेक्टेड बिफोर इट एंटर्स अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एक बार ही हमें उसको डिसइंफेक्ट करना है कि उसके अंदर कोई बीमारी या कोई बैक्टीरिया, ये जो चीज़ है ना, कुल मिलाकर डिसइंफेक्शन कैसे होगा, आप ये सारी चीज़ें निकाल दो, सस्पेंडेड सॉलिड्स, बैक्टीरिया, एल्गे, वायरसेस, फंगाई, मिनरल्स और मिनरल्स लाइक आयरन एंड मैग्नीज, ये निकाल दो, ठीक है। तो वाटर इज डिसइंफेक्टेड बिफोर इट एंटर्स अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहाँ पर उसकी मेन सप्लाई होनी है उसको डिसइंफेक्ट करा जाता है। जैसे दिल्ली वालों के लिए जो गंदा पानी जो निकाला जाता है डेली ट्रीट करने के लिए, उसके अंदर बहुत सारा क्लोरीन मिलाया जाता है, और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर जाकर उसको जब ट्रीट करा जाता है तो इंश्योर करा जाता है कि जब दोबारा वो घरों में पहुंचाया जा रहा है, अंडरग्राउंड जब वो भरा जा रहा है,
और मोटर लोगों की जो चलेगी तो गंदा पानी लोगों को ना मिले। तो वाटर जो है इट इज़ डिसइंफेक्टेड बिफोर इट एंटर्स द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये इंश्योर करने के लिए कि कोई भी जो डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया है, उसके अंदर वायरसेस हैं और जो पैरासाइट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको दिल्ली का एग्जांपल दिया इस टॉपिक की स्टार्टिंग में, दिल्ली एनसीआर का, तो क्लोरीन जो है वो यूज़ करा जाता है। और यही रीज़न है कि दिल्ली एनसीआर में बच्चों के बचपन से ही बाल जो है वो सफ़ेद हो जाते हैं। ठीक है, या फिर कई लोगों के साथ क्लोरीन के साथ दिक्कत ये होती है कि उनकी स्किन जो ऑलरेडी सेंसिटिव होती है, उनकी स्किन काफ़ी ड्राई रहती है। ठीक है, क्लोरीन के देखो फायदे से ज़्यादा ना बेसिकली नुकसान होते हैं अगर लंबे समय के अंदर इसको कंज्यूम करना पड़ जाए। दिल्ली के लोगों को अब सरकार जो है वो ये नोटिफिकेशन जारी तो करेगी नहीं कि ये पानी क्लोरीन वाला पानी आता है, कृपया आप खुद समझ जाओ कि आपका पेट जो है लगातार क्यों ख़राब रहता है, स्टमक अपसेट क्यों रहता है, आपके बाल सफ़ेद क्यों होते हैं, आपकी स्किन ड्राई क्यों रहती है इतनी ज़्यादा, या फिर आपकी बॉडी में खारिश क्यों होती रहती है। तो वो चीज़ ना बहुत बार एक केस स्टडी आई थी, दिल्ली एनसीआर के लोगों के साथ ये समस्या होती है और वो समझते नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। और ये वाली सेम समस्या अब यूपी में बहुत ज़्यादा हावी होने लगी है, बड़े सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, जहाँ पर गंगा नदी का पानी जो है वो लोगों के घरों तक आता है। भले ही वो ट्रीट कर कर आता है, लेकिन बात वही है ना, ट्रीटमेंट के लिए सबसे किफ़ायती सबसे सस्ता जो तरीका सरकार अपना सकती है अपने बजट को बचाते हुए वो है क्लोरीन के गट्ठे में लाना पानी के अंदर, बड़े बड़े जैसे बर्फ के टीले होते हैं ना, जैसे जिसपे डेड बॉडीज को लिटाया जाता है, उतने बड़े बड़े क्लोरीन के गट्ठे जो है वो पानी में डाले जाते हैं डेली सरकारों के द्वारा, स्पेशली दिल्ली एनसीआर की सरकार। तो क्लोरीन जो है इट इज़ यूज बिकॉज इट इज़ वेरी इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट एंड रेसिडुअल कॉन्सेंट्रेशन कैन बी मेंटेन टू गार्ड अगेंस्ट पॉसिबल बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन इन द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कुल मिलाकर ये डर्ट को खींच लेता है और बैक्टीरिया वगैरह को मतलब मार देता है, ऐसा माना जाता है। 100% तो देखो कुछ भी चीज़ इफेक्टिव नहीं होती है, क्योंकि अगर ये ऐसा कर रहा है तो अपने साथ और ज़्यादा विनाशकारी प्रभाव वाली चीज़ें भी लेकर आ रहा है, जैसा कि मैंने आपको स्किन रैश वाली बात बताई, ड्राई स्किन की बात बताई, बाल सफ़ेद होने वाली बात बताई, और बहुत सारे लोगों का स्टमक जो है वो अपसेट भी रह सकता है। ठीक है, तो एडिशन ऑफ क्लोरीन या फिर क्लोरीन कंपाउंड्स टू ड्रिंकिंग वाटर, इसको हम लोग कहते हैं क्लोरीनेशन। ये चीज़ क्लोरीन वाली बात हम पहले भी इस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, एक झलक हम और देख चुके हैं इसकी। ठीक है, ये दूसरी बार सेम टॉपिक हमारे सामने आ रहा है। जो क्लोरीन है इट कैन कंबाइन विद सर्टेन नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पानी के अंदर, ताकि ये जो है प्रोड्यूस कर सके क्लोरोफॉर्म एंड अदर पोटेंशियली हार्मफुल बाय प्रोडक्ट्स। बात देखो वही आ गई ना कि क्लोरीन अगर नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कंबाइन कर जाए पानी के अंदर तो ये क्लोरोफॉर्म जो है वो प्रोड्यूस करता है एंड अदर पोटेंशियली हार्मफुल बाय प्रोडक्ट्स। अब इसकी वजह से एक मतलब अजीब सी चीज़ है कि बहुत बार दिल्ली एनसीआर में पानी पीते पीते अगर ये वाली प्रक्रिया होने लग गई तो लोगों के अंदर ना, जैसे बहुत सारे शहरों में अगर ऐसे तरीके का ट्रीटमेंट अगर हो रहा है पानी का, तो बहुत सारे शहरों में लोगों को ना आलस आने लग जाता है और उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं, ये समझ में नहीं आता कि मैं आलसी क्यों होता चला जा रहा हूँ या आलसी क्यों होती चली जा रही हूँ, मुझे नींद क्यों आने लगी है इतनी ज़्यादा, मुझे बैठे बैठे उबासी क्यों आती है इतनी ज़्यादा, या फिर मैं कितना भी खा लूँ मेरा पेट क्यों नहीं भरता। ये चीज़ तब होती है जब क्लोरीन वाला पानी हो, ऊपर से सोने पे सुहागा, वो आपके शरीर का, आपके एक्टिव नेचर का भट्टा बैठा दे, अगर वो नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जाकर मर्ज हो जाए। क्योंकि क्लोरोफॉर्म किसके काम आता है, सीरियलों में पिक्चरों में आपने देखा होगा, क्लोरोफॉर्म से क्या करते हैं हम लोग, कहते हैं ना क्लोरोफॉर्म सुंघा दो, क्या करता है क्लोरोफॉर्म, बेहोश करता है। अभी पानी में इतना ज़्यादा मात्रा में तो नहीं होता है कि आपको बेहोश कर देगा, लेकिन फिर भी आपके ब्रेन को थोड़ा सा स्लीपी मोड में डाल देता है। और बहुत बार ये होता है कि जब क्लोरीन अधिक मात्रा में पटका जाए और वो नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मर्ज हो जाए, तो दिल्ली एनसीआर में या बहुत सारी शहरों में, बात सिर्फ दिल्ली एनसीआर की मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितना ज़्यादा क्लोरीन दिल्ली एनसीआर के पानी में पटका जाता है ना, उतना इंडिया में ये शायद से ही कहीं होता हो ये वाली प्रक्रिया। लेकिन जो जिन जिन शहरों में, अगर आपके शहरों में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाली बॉडी है ना, जैसे दिल्ली में एमसीडी कहते हैं उसको, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाले यही काम करते हैं। उनका जो काम होता है पानी वगैरह को साफ स्वच्छ करके शहरों तक, शहरों में लोगों के घरों तक पहुंचाने का, नल का पानी, मोटर का पानी, बोरिंग का तो चलो अंडरग्राउंड पानी होता है वो छोड़ दो,
लेकिन जो मोटर वाला जो पानी है, जो लोगों का जो टैप वाटर आएगा, उसमें अक्सर ये चीज़ होती है, और जब वो मर्ज हो जाता है तो इसलिए लोग कई कभी कभार आलसी फॉर्म, मतलब आलसी फील करते हैं। वो उनका जो फॉर्म है, बॉडी फॉर्म है, वो आलस आलस में मतलब वो हो जाता है कि उनको इतनी ज़्यादा उबासियाँ क्यों आ रही हैं, वो स्लीपी स्लीपी क्यों फील कर रहे हैं, उनको नींद नींद सी क्यों भरी हुई है, वो कभी एक्टिव क्यों नहीं रह पा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ होती है। एंड अदर पोटेंशली हार्मफुल बाय प्रोडक्ट्स। तो रिस्क ऑफ दिस इज वेरी स्मॉल व्हेन क्लोरीन इज अप्लाइड आफ्टर कोगुलेशन, सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो इसका खतरा भी कम हो जाता है अगर क्लोरीन को, पानी को एक बारी कोगुलेशन के प्रोसेस से गुजरने दो, सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से गुजरने दो, या फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से गुजरने दो, उसके बाद क्लोरीन अप्लाई कर दो। तो जो है इस इन सब चीज़ों का खतरा के वो और नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मर्ज होकर क्लोरोफॉर्म बना देगा, हार्मफुल बाय प्रोडक्ट्स बना देगा। ठीक है, तो वो खतरा कम हो जाएगा। जो ओजोन गैस है, इसको भी यूज करा जा सकता है फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अब क्योंकि जो ओजोन है वो अनस्टेबल गैस होती है, इसको स्टोर नहीं करा जा सकता, एंड इट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड ऑन साइट, ऑन द स्पॉट इसको प्रोड्यूस करना पड़ता है, मेकिंग द प्रोसेस मोर एक्सपेंसिव देन क्लोरिनेशन। ओजोन जो है, इट हैज ए एडवांटेज ऑफ नॉट कॉजिंग टेस्ट और ओडोर प्रॉब्लम, जैसा क्लोरीन के साथ होता है। क्लोरीन अगर आप ज़्यादा मिला दो पानी में, मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी बताया था, कड़वा कर देता है वो पानी को। क्लोरीन वाली कहीं कभी कहीं कभार लोग गोलियां भी यूज करते हैं। तो इट ऑल्सो लीव्स नो रेसिड्यू इन द डिसइंफेक्टेड वाटर। अब लैक ऑफ ओजोन रेसिड्यू हाउएवर मेक्स इट डिफिकल्ट टू मॉनिटर इट्स कंटिन्यूड इफेक्टिवनेस एज वाटर फ्लोज थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एटलीस्ट क्लोरीन हमें दिख जाता है, लेकिन ये चीज़ हमें नहीं दिखती है। फिर आता है एक प्रोसीजर, मतलब ओजोन गैस हमने जान लिया कि इससे भी डिसइंफेक्शन पानी का हो सकता है, लेकिन भाई ये एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, ये भी यूज नहीं होता। ज़्यादातर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हमारे देशों में, ज़्यादातर नहीं, ऑलमोस्ट सारे ही के सारे क्लोरीनेशन के प्रोसेस को यूज करते हैं। ठीक है, इसका बस फायदा ये हो सकता है कि देखो यहाँ पर इसमें कोई टेस्ट नहीं होता और ओडोर प्रॉब्लम्स नहीं होती, तो ओजोन का मतलब जो है वो डिसइंफेक्ट भी कर देगा पानी को बहुत अच्छी तरीके से, और कोई गंद भी नहीं छोड़ेगा पानी के अंदर, कोई टेस्ट भी जो है वो बिटर फील नहीं होगा टेस्ट उसका। फिर आता है फ्लोरिडेशन। वाटर फ्लोरिडेशन जो है, ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कम्युनिटी वाटर जो सप्लायर उसको ट्रीट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एडजस्टिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द फ्री फ्लोराइड आयन टू द ऑप्टिमम लेवल सफिशिएंट टू रिड्यूस डेंटल कैरिसो कैविटीज। अब ये क्या होता है, बहुत बार ऐसी जगहों पर जहां पर मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि क्लोरीन वाला जो पानी जो यूज करा जाता है पानी को ट्रीट करने के लिए, उसको डिसइंफेक्ट बनाने के लिए, तो कभी कभार ये भी होता है कि बहुत बार पानी ना बदबूदार भी आता है, यानी कि वो गटर वाला पानी कैसे ना कैसे कर कर घरों तक पहुंच जाता है। अब क्लोरीन वाला पानी जब तक है तो तब तक एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह वो काम कर रहा है, लेकिन पानी का जो बेस है वो ऐसा ही है कि वो गटर का गंदा नाली का पानी है बेसिकली, या फिर बात अगर हम सिर्फ गटर की ना करें, लेकिन वो गंदा पानी, अस्वच्छ पानी है। इससे ये जो डेंटल कैरियसोर कैविटीज जो लिखा हुआ है, ये प्रॉपर वे में ऐसा कोई कैविटी ऐसी नहीं है कि जिससे आपके दाढ़ में कीड़े लग जाएंगे या दांत में कीड़े लग जाएंगे, दाढ़ रिमूव करनी पड़ जाएगी, ऐसा नहीं है। जनरली ये प्रक्रिया करती क्या है, अगर पानी के अंदर ये सारे पदार्थ अगर मौजूद हो और लोग बार बार ट्रीट कर करके ऐसे पानी को पी रहे हो, डेफिनेटली ऐसे शहरों में रहने वाले लोगों के दांत के ऊपर एक पीला जो पदार्थ है वो छा जाता है। इसलिए बहुत बार, मतलब वो पूरे दांत पीले नहीं होंगे उनके, लेकिन मान लो कि अगर ये टीथ है तो कभी कभार इतने हिस्से पर येलोनेस होगी लोगों के नीचे के बेस पर। अब वो चीज क्या है, डेंटिस्ट को भी अगर आप दिखाओगे तो वो यही कहता है कि देखो इसका ऐसा कोई इलाज नहीं है, क्योंकि मैं आपके दांत साफ तो कर दूंगा, लेकिन उसकी लेयर को मुझे घिसना पड़ेगा। बहुत ज्यादा डेंटिस्ट भी इस प्रक्रिया से पीछे खिसकते हैं कि उनको बार बार टीथ को साफ करने के लिए बहुत ज्यादा घिसना ना पड़े, क्योंकि एक तरीके से आप उसको मार्बल की तरह मान लो अपने टीथ को। मार्बल पे आपके
घर पे किसी बच्चे ने परमानेंट मार्कर चला दिया एक मार्बल के फ्लोर पर या कि मार्बल के टाइल पर, गंदा कर दिया, आप उसको घिसकर साफ कर रहे हो, लेकिन कितने बार घिसोगे आप? उसकी लेयर को तो पतली बना दोगे ना। बहुत बार दांतों को ऐसे साफ करने से जो डेंटिस्ट है वो कतराता है, वो पीछे खिसकता है, क्योंकि वो जानता है वो दोबारा ऐसे हो जाएंगे। इस तरह की कैविटी से जूझने का एक देसी तौर तरीका जो होता है वो यही होता है कि आप जो सेंधा नमक होता है या नॉर्मल जो घर का नमक होता है उसमें एक दो बूंद सरसों का तेल का इस्तेमाल करके आप ब्रश करने से पहले अपने दांतों को उससे रोज या हफ्ते में 3 से 4 बार आप घिसो, तो वो येलोनेस ना कभी आती नहीं है, या अगर आ भी गई है तो कुछ टाइम के बाद वो चली जाएगी। सेंधा नमक में, नॉर्मल नमक में एक दो बूंद सरसों का तेल मिलाकर ब्रश करने से पहले आप अपने दांतों को घिसो अगर ऐसे नमक से, तो इस प्रकार की कैविटी से आप बच सकते हो। क्योंकि रोज जो ब्रश करके सोते भी हैं, दिल्ली एनसीआर में जनरली इस तरह की कैविटी से लोग जूझते हैं, और सबके दांतों में 95% लोगों के दांतों में एक येलोनेस दिखेगी आपको, या तो उनका कलर जो है दांतों का ओवरऑल ऑफ वाइट होता है। अब इसमें उन लोगों की गलती नहीं होती कि आप ये सोचो कि दिल्ली के लोग ठूसते रहते हैं इस वजह से उनके दांत ऐसे हैं, या रात को ब्रश करके नहीं सोते हैं, गवारपन बहुत है। ये पानी की वजह से होता है। बाल सफेद होना, स्टमक अपसेट रहना, स्किन पर रैशेस रहना, या फिर सेंसिटिव स्किन होना, और दांत ये पीले होना, ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लोग जो इन समस्या से जो जूझते हैं, या फिर यूपी के लोगों में अब ये जो चीज़ जो शुरू हो चुकी है वो इसी वजह से पानी के अंदर इस तरह के पॉल्यूटेंट्स होना। और उसका एक ट्रीटमेंट जो मैंने आपको बताया देसी नुस्खा, वो एक डेंटिस्ट ने ही रिकमेंड करा था मुझे, तो उसकी बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है हम रेगुलर चेकअप्स वगैरह के लिए जाते हैं तो हम पूछते हैं, तो उसने मुझे बात बताई थी वाली कि इसको कुछ करवाने का कोई फ़ायदा नहीं जब तक तुम दिल्ली में रह रहे हो, कि प्रॉपर तरीके से तुम्हारे, कि मैं क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल कोलगेट के बिल्कुल पेस्ट की तरह मैं दांत चमका दूं, वो कुछ दिन तक रहेंगे लेकिन वो वैसे ही वापस हो जाएंगे। तो जो नमक वाला जो नुस्खा है ना, वो ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है एज कंपेयर टू डेंटिस्ट के पास जाकर दांत साफ करवाना। तो वाटर फ्लोरिडेशन इज अ ट्रीटमेंट ऑफ कम्युनिटी वाटर सप्लाईज फॉर द पर्पस ऑफ एडजस्टिंग द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री फ्लोराइड आयन, ऐसे ऑप्टिमम लेवल पर जो कि सफिशिएंट हो, ताकि हम डेंटल कैरिसोर जो कैविटीज हैं उसको रिड्यूस कर सकें। कैरिसोर कैविटी, तो इस तरीके से जैसे मतलब मान लो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ऑफ वाइट कलर के जैसे दांत हो जाना, ठीक है, तो कुछ कीड़े वगैरह भी लग सकते हैं आगे चलकर। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ये समझे कि लोग जो है वो ब्रश नहीं कर रहे। मैंने आपको बताया ना कि जैसे वो येलो येलो कलर का जो एक पदार्थ जो है वो जमने लग जाता है जैसे काइंड ऑफ जैसे बेस पर। तो बहुत सारी तरीके के मतलब अलग अलग लोगों की अलग अलग मतलब जो समस्याएं वो हो सकती हैं, लेकिन चमकाने से दांतों को इस तरीके के डेंटिस्ट एक बार तो कर देगा, लेकिन अगर आप ऐसे शहरों में रह रहे हो, स्पेशली दिल्ली एनसीआर में रह रहे हो, तो उससे कोई फायदा नहीं है। वो आपके दांत कुछ सालों के बाद, अगर आप बार बार उसको कितने बार घिसवा लोगे दांतों को, वो कुछ साल के बाद दोबारा जाकर इस कलर के हो जाएंगे। मतलब इतने भी नहीं है तो कुछ ज़्यादा येलो है, लेकिन वो हो जाएंगे काइंड ऑफ। ये समस्या से लोग जूझते हैं, अक्सर जूझते हैं, ठीक है। प्रॉपर ऐसे दांत बहुत कम लोगों के हो सकते हैं ऐसे शहरों में जहाँ पर अगर पानी के अंदर इस प्रकार के पॉल्यूटेंट्स हैं। पानी जो है वो हावी होते होते, ये देख रहे हो नॉर्मल टूथ की बात कर रहे हैं कि नॉर्मल टूथ भी ऐसे ऑफ वाइट कलर का येलोइश कलर का होता है। तो जो फ्लोराइड हेट इज जनरली प्रेजेंट इन नेचुरल वाटर, इट्स कंसंट्रेशन अप टू अ सर्टेन लेवल इज नॉट हार्मफुल, बट बियॉन्ड दैट बोन्स स्टार्ट डिसइंटीग्रेटेड, दिस डिसीज इज कॉल्ड एज फ्लोरोसिस। अब फ्लोराइड की प्रॉब्लम हमारे देश में, हमारे देश के अलग अलग कोनों में रहती है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS ये प्रिस्क्राइब करता है 1 मिलीग्राम पर लीटर एक डिजायरेबल चीज है, एक डिजायरेबल फ्लोराइड कंटेंट है, एंड 1.5 मिलीग्राम पर लीटर एज मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट फॉर ड्रिंकिंग वाटर। इसके बियॉन्ड अगर होगा तो समस्या फिर यही सब वाली होंगी। ये सब
तो defluorination at domestic level can be carried out by mixing water for treatment with an adequate amount of alum solution, liquid aluminate sulfate, लाइम या फिर सोडियम कार्बोनाइड एंड ब्लीचिंग पाउडर। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये जो नुस्खे लिखे हुए हैं मैंने आपको देसी नुस्खा इसका एक बता दिया। आप सेंधा नमक या नॉर्मल नमक में 2 बूंद 3 बूंद सरसों का तेल इस्तेमाल करके अगर आप वो दांतों पे लगाओ, वो क्या कह रहा है, डीफ्लोरिनेशन का एक तरीका बता रहा है ना आपको पानी में मिक्स करने का। भाई आप जब ऐसे तरीके से अगर आप नमक लगाओगे दांतों में, इसको ब्रश करके उसमें 2-3 बूंद सरसों का तेल डालोगे, या फिर कई लोग कहते हैं कि बेकिंग सोडा से भी दांत को वो कर लो, लेकिन नमक ज़्यादा सही चीज़ होती है। बेकिंग सोडा आपके मसूड़ों को फाड़ देता है, कभी कभार आपके खून आने लगेगा मसूड़ों में से, ठीक है। अब अगर वो इन सब चीज़ों की बात कर रहा है और अगर आप इसकी जगह पर एक नमक से अगर अपने आप दांतों को साफ कर लो, तो कुल्ला तो आप करोगे ही ब्रश करने के बाद, और फिर अपना नॉर्मल पेस्ट भी इस्तेमाल करोगे, ठीक है। उससे भी आपके दांत जो हैं कुछ सालों में फिर आपके ऊपर पानी हावी नहीं होगा और आपके जो दांत हैं वो चमकने लग जाएंगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आपके जो, जैसे मैं क्रिस्टल क्लियर अभी व्हाइट कलर के दांत दिखा रहा था, वो आपके होने लग जाएंगे, प्रोवाइडेड कि आप उसको कंसिस्टेंट तरीके से करो। अगर आप ऐसे शहरों में रह रहे हो जहां पर पानी के अंदर ये समस्याएं हैं तो, और अगर आपके दांत पीले होते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो defluorination domestic level can be carried out by mixing water for treatment with an adequate amount of aluminum sulfate solution, lime या फिर सोडियम कार्बोनेट एंड ब्लीचिंग पाउडर डिपेंडिंग अपॉन इट्स एल्किनिटी एंड फ्लोराइड कंटेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स इन वाटर। मतलब वही सारी चीजें इन उसके मिलाकर आप उस पानी को जो है वो ट्रीट कर सकते हो। फिर बात करते हैं हम लोग पीएच करेक्शन की। लाइम जो है इट इज एडेड टू फिल्टर्ड वाटर टू एडजस्ट द पीएच एंड स्टेबलाइज द नेचुरली सॉफ्ट वाटर इन ऑर्डर टू मिनिमाइज कोरोजन इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड विद इन कस्टमर्स प्लम्बिंग। कुल मिलाकर लाइम जो है वो ऐड करा जाता है फिल्टर्ड वाटर में ताकि उसका पीएच लेवल जो है वो एडजस्ट करा जा सके। बस ये एडिशनल पॉइंट आपको दे रहा है। अब हमें कुछ मेटल्स भी तो रिमूव करने होते हैं पानी से कभी कभार, वो जो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं कुछ मिनरल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं रिमूवल ऑफ आयरन। भारत के अधिकतर इलाकों में एक प्रॉब्लम देखी जाती है कि पीने के पानी में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आयरन जो है वो मौजूद है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के रीजन में। अब देखो इससे दिक्कत कभी कभार क्या होती है, कभी कभार की मैं बात कर रहा हूँ, मैं यूनिवर्सल बात नहीं कर रहा। अब आयरन जो है लोग सोचेंगे कि अगर ये पीने के पानी में है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको भी पता है कि पेट की समस्याओं के लिए या फिर बहुत सारी अगर कोई भी शरीर में समस्या है तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना रिकमेंड करा जाता है कि आप 8 गिलास पानी पियो, दिन में 1.5 लीटर 2 लीटर पानी पियो, ऐसा बोला जाता है, रिकमेंड करा जाता है। ये हर कोई रिकमेंड करेगा, चाहे फिर वो आयुर्वेदिक कोई डॉक्टर हो या नॉर्मल डॉक्टर हो, कोई भी हो, हर कोई बोलेगा। और ये जनरली सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि अगर आपको मतलब मान लो अपनी स्किन क्लियर रखनी है, ठीक है, आप अपने स्टमक को अपसेट नहीं होने देना चाहते, पिंपल्स नहीं निकलना देना चाहते, बालों को अगर आपको हेल्दी रखना है, बाल आप चाहते हो कि आपके शाइन करें, तो आप दिन रात बस पानी 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 पीते जाओ, ठीक है। लेकिन जहाँ पर अगर एक्सेस मात्रा के अंदर अगर आयरन अगर मौजूद है पानी के अंदर, ये ऐसे इलाकों में क्या करेगा, लोग पानी पीते रहेंगे कि अपनी स्किन उनको चमकानी है, बाल चमकाने हैं, पेट को साफ रखना है, लेकिन यही पानी जिसके अंदर आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा, इस प्रकार के जो मेटल्स हैं, ये उनके पेट में पथरी पैदा कर देगा, जिसको इंग्लिश में स्टोन्स कहते हैं। अब देखो इस स्टोन से जूझने के लिए डॉक्टर खुद रिकमेंड करता है कि पानी पियो, यहां पर ऐसा ही पानी लोगों के पेट में जाकर स्टोन्स बना रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या जो है पैदा हो जाती है। तो आयरन जो है इट कॉजेज बैड टेस्ट एंड ओडर टू द ड्रिंकिंग वाटर। BIS जो है वो प्रिस्क्राइब करता है कि डिजायरेबल लिमिट फॉर आयरन एज 0.3 मिलीग्राम पर लीटर। और वो क्या जो फ्लोराइड के लिए जो रिकमेंडेशन थी वो कितनी थी, 1 मिलीग्राम पर लीटर, ये 0.3 है। तो मेजर पार्ट ऑफ आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड, देन द वाटर इज मेड टू रिएक्ट विद ऑक्सीडाइजिंग मीडिया लाइमस्टोन, एरेशन की मदद से एंड फर्दर ऑक्सीडेशन की मदद से, यानी कि ऑक्सीजन का जो है O2 के मॉलिक्यूल्स को पास करने की वजह से जो डिसॉल्व्ड आयरन है इट इज कन्वर्टेड इनटू इनसॉल्युबल फेरिक हाइड्रोक्साइड। इनसॉल्युबल आयरन कैन देन बी इजीली रिमूव्ड थ्रू फिल्ट्रेशन। यानी कि कुल मिलाकर आपको बस इतना सीखना है 3 पॉइंट्स के अंदर। हमने कुछ पानी के अंदर एक लाइमस्टोन मिलाया, उसने आयरन के नेचुरल जो स्ट्रक्चर था उसको तोड़ा और इनसॉल्युबल फेरिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करा, इसको हमने फिल्ट्रेशन की मदद से खींच लिया, पानी से अलग कर दिया, बस।
और रिमूवल ऑफ आर्सेनिक की अगर हम लोग बात करें, आर्सेनिक जो है ये ग्राउंड वाटर में मिलता है इन सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल। आर्सेनिक बहुत टॉक्सिक होता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब करता है कि डिजायरेबल लिमिट आर्सेनिक की होनी चाहिए 0.05 मिलीग्राम पर लीटर। फ्लोराइड की देखो 1 मिलीग्राम पर लीटर, अरे आयरन की 0.3, आर्सेनिक की 0.05। तो आर्सेनिक को कैसे रिमूव करा जा सकता है? ब्लीचिंग पाउडर और एलम फिटकरी को आप यूज करो। ये याद रखना, नॉर्मल फिटकरी का टुकड़ा मिलाकर नहीं डालना होता है हमें लिक्विड एलम डालना होता है। तो दे आर यूज फॉर द रिमूवल ऑफ आर्सेनिक। फिर हम बात करेंगे अगले लेक्चर के अंदर, भारत में जो रेलवे व्यवस्था है वो शुरू से ही बहुत ज्यादा गंदी मानी जाती है। ठीक है, टॉयलेट जो हैं वो ऐसे थे कि अगर एक पर्सन जो है वो वॉशरूम जा रहा है उसमें ट्रेन में, तो कुछ समय पहले हर एक ट्रेन जो है, अच्छी से अच्छी ट्रेन, उसके टॉयलेट्स इस प्रकार से थे कि वो रेल की पटरियों पर जाकर जो है इंसानों का मलमूत्र जाकर गिर रहा है। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा एक शेमफुल चीज थी कि भारत इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री होने का दावा करता है, ठीक है, और जैसे क्लीनलीनेस के मामले में इतना हाइजीनिक तरीके से जो है वो रहता है, सरकार भी जागरूक नहीं है। तो भारत की सरकार के मुंह पे जब चांटा पड़ा ना इंटरनेशनल कम्युनिटी से, तब भारत की सरकार ने यूरोपियन रेलवे लाइन से रेलवे लाइन कह रहा हूँ, यूरोपियन रेलवे कॉरपोरेशन से इंस्पिरेशन लेते हुए बायो टॉयलेट जो है वो इंट्रोड्यूस करे। अब जो है इसके थ्रू चेम्बर्स बनाए जाते हैं नीचे, रेलवे जो कोचेज होते हैं उनके नीचे, और पूरा का पूरा इंसानों का जो रेल यात्री होती है उनका मलमूत्र जो है एक जगह पर इकट्ठा होकर उसको कन्वर्ट करते हुए फिर जाकर वो है उसको डिस्चार्ज करा जाता है। ठीक है, जैसे प्लेन में एक चीज़ होती है, अगर आपको नहीं पता तो आई थिंक आपने फुकरे 3 देखी होगी, उसका ट्रेलर देखा होगा। प्लेन में क्या होता है, जब भी ये जो टॉयलेट्स होते हैं, जो वॉशरूम्स होते हैं, इंसान जब भी यहाँ पर यूरिनेशन के लिए या फिर वेस्ट डिस्चार्ज करने के लिए अगर जा रहा है, तो प्लेन के नीचे जो चेम्बर होता है वो इस प्रकार से वर्क करता है कि इंसानों के मलमूत्र को वो छोटे या बड़े साइजेस के आइस क्यूब्स में कन्वर्ट कर देता है। पता आपको ये वाली बात? ब्लू कलर के आइस क्रिस्टल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है वो। उसको फिर डिस्चार्ज करना काफ़ी आसान रहता है। उसमें केमिकल प्रोसेस, मतलब केमिकल प्रोसेस तो नहीं बोलना चाहिए मुझे, लेकिन एक प्रक्रिया जो है वो इस्तेमाल होती है, उसका नाम मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है, जिसके थ्रू वो चीज़ कन्वर्ट हो जाती है। प्लेनों में ये प्रक्रिया काम करती है। ठीक है, वरना इंडियंस का अगर बस चलता वो प्लेनों को टॉयलेट भी खुला छोड़ देते कि ऊपर से टपके सब कुछ दूसरों के सरों पर। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे बायो टॉयलेट्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।